तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियो साइंटिस्ट का जो प्री वाला पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर नंबर फर्स्ट जो आता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग सेकंड लेक्चर में जो केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, ठीक है, जो सेकंड वाला जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में लगभग हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो इनसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इनके हैं वो मेन है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो कम रिपीट करते हैं, कभी कभी ही रिपीट हो जाते हैं सेम सेम, लेकिन जो उनके कंसेप्ट बार बार रिपीट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन सा पेयर पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे दिया था गोल्ड और प्लेटिनम का ऑप्शन दिया था, तो हमें पता है चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो प्लेटिनम हो। दूसरा ऑप्शन दिया था कापर और सिल्वर दिया था, ठीक है, कापर और सिल्वर। अगला फिर गोल्ड और सिल्वर, फिर ऑप्शन इसी में बदले हैं चारों में, ठीक है। तो हमें पता है कि चारों के चारों, चाहे Hg वगैरह हो, ये सब क्या होते हैं, फ्री स्टेट में सबके सब पाए जाते हैं। लेकिन अब हमें पता हो कि यहाँ पे अगर हमें एक्टिविटी सीरीज पता हो तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इन सब में भी सबसे इनएक्टिव कौन है, जिसे इनर्ट बोलेंगे, जो किसी से रिएक्शन ना करे, जो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है वही फ्री स्टेट में पाया जाएगा। तो हमें एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें पता है कि एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो होता है डाउन द ग्रुप। हम लोग नीचे चलते हैं तो देखो, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे आर्डर क्या रहता है हमारा, तो देख लेते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्यों, ठीक है, फिर Ag, Hg, ठीक है, प्लेटिनम, Au। अगर हमें पता हो तो हमें दो ही ऑप्शन मिल गए, यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बाकी सब एलिमिनेट हो गए ऊपर वाले। तो देखिए, बस प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स में सबसे नीचे पाए जाते हैं। बस यही ऑप्शन था हमारा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पहला, पहला ही वाला दिख रहा था। बस ये यहाँ से जानना था। अब देखिए, एक्टिविटी सीरीज से सेकंड भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, अभी सेकंड वाला नहीं, इसके बाद भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, सिल्वर पूछ रहा है, वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड का हम लोग फार्मूला जानते हैं, AgCl होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि ये किस में टूटेगा, फिर Ag में टूटेगा, प्लस Cl में टूटेगा, Cl क्लोरीन गैस बन के निकल जाएगी। अगर टू से इसे हम लोग बैलेंस कर लिया जाए तो सिल्वर क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमें पता है यही ग्रे कलर का होता है जो मिरर में पीछे जिसकी पॉलिश होती है, ठीक है। तो ये ग्रे कलर का होता है, इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी की वजह से ये ग्रे हो जाता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ क्या, तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं कि फ्री रेडिकल में ब्रेक करते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये टूटा है, इसका मतलब क्या, इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसका मतलब इसको एनर्जी मिली। और जिन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट फॉर्म्स अ सिल्वर एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 3, पीएच ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का पीएच हमें पूछ रहा था। तो देखिए, ब्लड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हमें पता है ब्लड न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो अगर नीचे थोड़ा सा आते हैं तो एसिडिटी इसकी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। 7 से हम लोग जैसे ही जाते हैं पीछे की ओर तो पीएच क्या होता है हमारा, डिक्रीज़ करने लगता है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज़ करने लगती है। इधर जाते हैं तो बेसिसिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है, 14 की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा देखो क्या होगा, ब्लड अगर एसिडिक होता तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही एसिडिटी बनने लगती है, पेट में एसिडिटी होती है, कि इसका मतलब क्या है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें एसिड से प्रॉब्लम होने लगती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये बेसिक होता है स्लाइटली। इसका मतलब इसका पीएच जो होता है सी वाला 7.4 हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होता है ये। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्लोराइड माइनस में पूछा है, ध्यान रखना, Cl माइनस में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जान लेते हैं। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो हमें पता है 2,8,7 इतना कर सकते हैं, या तो 1:2:2 से कर लो। तो दिख रहा है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। अगर हम Cl माइनस हो जाए ये, तो देखिए 2,8, आप देखिए इसको एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, जो कि टोटल 8 हो चुके हैं। बस सेकंड ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट था। अब देखिए, अगला नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। तो देखिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो हमें पता है कि सबसे पहले आयोडीन तो इसमें यहीं पे छुपा हुआ है, तो आयोडीन यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ जब आयोडीन लगभग 2 to 7% होता है ये, ठीक है, इतना परसेंट होता है जब, या तो ठीक है, इसी में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड या NaI या सोडियम आयोडाइड, जब इनके मिक्सचर्स को हम लोग ऐड करते हैं वाटर प्लस एल्कोहल में, वाटर प्लस एल्कोहल में, ठीक है। तो वाटर प्लस एल्कोहल में जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा बनता है टिंक्चर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो टिंक्चर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो यूज़ किस लिए किया जाता है, अब देखिए, जो यूज़ किया जाता है वो ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स, उसकी वेस्कुलरिटी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, वेस्कुलरिटी क्या होती है, जब हमारा क्या होता है कि BP जो बढ़ता जाता है और फैट की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक है, उसी को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। ये देखिए फिर एक्टिविटी सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ द कैल्शियम एल्यूमिनियम मरकरी एंड आयरन। अब ये देख के आए हैं हम लोग, सबसे नीचे क्या पाया गया था, ठीक है, गोल्ड पाया गया था। इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर अभी देखे थे प्लेटिनम पाया गया था, उसके ऊपर क्या पाया गया था, Hg पाया गया था। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इनको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए सबसे नीचे जो पाया गया था गोल्ड, सबसे पहले ऑप्शन मिल गया हमें, कहीं जाना ही नहीं था। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, सबसे जो नीचे पाए जाते हैं सबसे कम एक्टिव होते हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अपने इतनी आसानी से नहीं निकालते हैं। इसका मतलब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बहुत टाइटली बंधे होते हैं, ठीक है, बहुत टाइटली बाइंड होते हैं। तो हमें एक ही ऑप्शन को देख के पता चल गया, अगर एक्टिविटी सीरीज़ नहीं याद है, थोड़ा भी याद है तो हमें पता चल गया। देखिए पहले ऑप्शन इसका हो जाएगा, फिर इसका। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ। तो आप लोग कुछ एलॉय जो है बिल्कुल इससे याद कर लीजिए। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे एलॉय आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बिल्कुल जो है रट्टा मान लो आप लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो ब्रॉन्ज पूछ रहा था, ब्रॉन्ज में हमें पता है कापर और टिन होता है, ठीक है, कापर और टिन होता है। देखिए कापर कितना होता है, इसमें कापर की कंसनट्रेशन जो होती है 90% होती है, और टिन जो होता है वो लगभग 10% पाया जाता है, ठीक है, ये होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, अगर ब्रास यहीं पे पूछ लेता तो हमें पता है कि ब्रास भी किसका, ठीक है, किसका एलॉय है, वो भी कापर का एलॉय है। लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, जिंक, जिसमें कापर जो है 65% अप्रॉक्स पाया जाता है, ये 35% पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनका जो है दोनों को याद रखना है, ब्रॉन्ज इसको बोलते हैं, ब्रास इसको बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, कॉपर के एलॉय होते हैं। तो ये क्वेश्चन सेकंड जो है नेक्स्ट बन सकता है कि मतलब जो है कॉपर के ही दोनों एलॉय कौन कौन से हैं। ये हमारा ब्रास होता है, दूसरा ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसी का थोड़ा और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके दो ऑप्शन और आप लोग देखिए कुछ एलॉय के जो है लिख लीजिए। तो सबसे पहला एलॉय एक और लिख लीजिए, एक स्टील होता है, ठीक है। एक स्टील जो होता है वो किसका, हमें पता है वो आयरन का एलॉय होता है। आयरन में ही अगर कॉपर 1% लगभग, ठीक है, मिली होती है, लगभग 1% कहीं से आ जाती है। तो देखिए या तो बोल सकते हैं जैसे कि रस्ट आ जाता है उसमें, तो इसमें 99% जो होता है वो हमारा आयरन होता है। एक लेकिन हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अब देखिए स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील भी किसका एलॉय है, कॉपर का एलॉय है, ठीक है, सॉरी आयरन का एलॉय है। इसमें क्या होता है 74% जो होता है वो आयरन पाया जाता है, प्लस क्रोमियम पाया जाता है 18%, ठीक है, प्लस इसमें निकल भी लगभग 8% पाया जाता है, ठीक है, 8% इसका रहता है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुआ है, आया है, ठीक है। अगर हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, हाई स्कूल तक पढ़ी है अच्छे से, तो हम लोग कर सकते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एट वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मिथाइल ब्यूटेनोएट। देखिए ऐट आ रहा है यहाँ पे, तो जहाँ पर भी कभी भी ऐट दिख जाए तो समझ जाओ कि वो एस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को इससे पहले ग्रुप बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O लगा हो उसे हम लोग बोलते हैं कि कार्बोनिल या कीटो ग्रुप होता है या ऑक्सो ग्रुप होता है। अगर यहीं पे लास्ट में H लग जाए तो वो एल्डिहाइड समूह कहलाता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। अगर लास्ट में ही हम लोग क्या कर दें OH जोड़ दें तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो OH तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे OH होता है वो ऑल ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए ये एल्डिहाइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप होता है। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O ये कीटो ग्रुप होता है। उसी तरीके से एस्टर ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे H हटा के तुम्हारा R लगा दिया जाए, अगर R लगा दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, एस्टर ग्रुप कहलाता है। एस्टर में O, ठीक है, ऐट लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐट का फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का किस पे था। तो देखिए हम लोगों को पता है अच्छे से, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो न्यूक्लियस के लिए किया था। मतलब न्यूक्लियस का उन्होंने उसमें पता किया था। तो क्या हुआ था इसमें कि मतलब इन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की जो है बम्बारिंग की थी। तो जब ये इन्होंने बम्बार्ड किया था तो कुछ रेज जो होती हैं रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली निकल जा रही थी, कुछ जो होती है ये वापस आ जा रही थी, ठीक है। जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रही थी या तो पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही थी, इससे ये पता चला कि अंदर कुछ पॉजिटिव पार्ट है जो क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव इन नेचर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लस प्लस रिपल्शन होता है, ठीक है, माइनस माइनस रिपल्शन होता है, प्लस प्लस रिपल्शन होता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहे थे कंप्लीटली अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जा रही थी। इससे पता चला क्या था कि ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पूछ लिया है डायरेक्टली। देखिए अब यहाँ पे जो पूछ रहा है एनिमल फैट्स जनरली कंटेंस, तो एनिमल फैट्स में जो होता है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि जनरली क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या अनसेचुरेटेड लॉन्ग चेन्स एल्कोहल्स होते हैं। देखिए एल्कोहल्स तो नहीं होते हैं, भूल जाइए, ये फैटी एसिड्स होते हैं, ये तो पता है हमें। तो लिपिड्स भी नहीं होते हैं ये।
अब बात बचे बचे ये दो ऑप्शन। अब देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, लॉन्ग चेन पाई जाती हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट की या कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके डिटर्जेंट भी याद रखिए, डिटर्जेंट क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो डिटर्जेंट इनको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी याद रखना, लेकिन फिश और प्लांट्स जो होते हैं उनमें वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फिश और प्लांट्स में, ठीक है। जनरली जो पाए जाते हैं उनमें मैक्सिमम वो क्या पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन याद रखना बिल्कुल। अब देखिए साइंस के यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हमारे क्या रहे, पॉलिटी के क्वेश्चन आना शुरू हो गए। तो इसको चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए पूछ रहा है, देखिए एनवायरनमेंट का जनरल ये जीएस का है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नेचुरल रेन वाटर जो होता है उसका पीएच कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए बिल्कुल इसे रट्टा मान लो, जो नेचुरल जो पीएच होता है, ठीक है, जो नेचुरल रेन होती है नेचुरल वाली, उसमें कुछ भी जब ना मिला हो तो उसका जो पीएच होता है वो थोड़ा सा जो बोलते हैं एसिडिक होता है, जो 5 पॉइंट मतलब 5 से लेकर लगभग 5.5 तक वेरी करता है। लेकिन तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में CO2 वगैरह होती हैं, ठीक है, SO2 वगैरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये H2O से मिलती हैं तो हमें पता है ये क्या बना लेती हैं। देखिए जब CO2 से मिलेगा ये तुम्हारा H2CO3 बना लेगा, जिसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। उसी तरीके से जब ये H2 इससे मिलती हैं तो हमारा H2SO4 बना लेती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा नॉर्मल वीक था एसिड, ये हमारा H2SO4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका पीएच और ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है, H+ की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब क्या, एसिडिटी जैसे ही बढ़ी इसका मतलब पीएच घटा, तो पीएच जो होता है वो 4.0 तक पहुंच जाता है, मतलब 4 तक पहुंच जाता है। तो ये याद रखना, जो रेन में जब, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 4.0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये गैसेस जो होती हैं इससे H2O से मिल के हमें CH2CO3 प्लस H2SO4 बना लेती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पूछ रहा है। देखिए 44 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कीप द अर्थ वार्मर नियरली बाई। तो मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जो होती है अर्थ को कितने डिग्री सेंटीग्रेड से जो होती है, ठीक है, वार्म रखती हैं। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है सन से जो रेज तो आ जाती हैं, लेकिन जो होती हैं जो क्योंकि सन से रेज आती है उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमें पता है E= होता है hν/λ। तो देखिए जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना कम वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ जब कम होगी तो मतलब आसानी से पेनिट्रेट करके चली जाएंगी। लेकिन जब वापस जाती है तो इनकी एनर्जी काफ़ी डिक्रीज कर जाती है। जब एनर्जी डिक्रीज की मतलब वेवलेंथ इंक्रीज करके मतलब साइज़ बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होती है वापस जा नहीं पाती, ये अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो कितने डिग्री से इंक्रीज करता है, 33 डिग्री से वो इंक्रीज करना शुरू होता है, जो कि गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा रहता है, ठीक है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम में। क्योंकि सुबह या शाम में क्योंकि वापस जाना होता है इनको, ये टेम्परेचर जो होता है 33 डिग्री के आसपास रहता है। देखिए 45 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पूछ रहा है कि थर्मल पॉल्यूशन जो है किसकी वजह से, बताइए। डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट हीट इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द ओशियन फ्रॉम इंक्रीजिंग द यूज ऑफ द एनर्जी। बी क्या पूछ रहा है, द एटमॉस्फेरिक वार्मिंग ड्यू टू द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज जो निकलती है उससे एटमॉस्फेरिक वार्मिंग हो जाती है। हीट वेव्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर, जो बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है तो हीट वेव्स निकलती है, हीट ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म। तो इसका आप लोग के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब देखिए साइंस के हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 61 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ द पावर। देखिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें बस एक फार्मूला पता होना चाहिए पावर के लिए। हमें पता है P=W/T होता है, ठीक है, P=W/T। अब W क्या होता है, यहाँ पे वर्क होता है। हमें पता है कि जितना हम लोग काम करते हैं वही तो एनर्जी होती है, वही तो जूल के फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। इसका मतलब क्या, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। इसका मतलब जूल पर सेकंड, इसका एक ऑप्शन हो गया। तो देखिए कहीं पे दिया, उसकी सेकंड यूनिट हम लोग जानते हैं पावर की वाट भी होती है, WA/T, ठीक है, इसे वाट भी बोलते हैं। तो इसकी सेकंड यूनिट हो गई। अब देखिए जूल होती है, सेकंड होती है, ये वाट होती है। अब देखिए इसको क्या हम लोग और किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कन्वर्ट करके देखिए। अब हमें पता है क्या होता है, देखिए P= क्या होता है, W/T। और देखिए वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये भी फार्मूला बन गया। देखिए फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है पर सेकंड। तो देखिए इसके 3 यूनिट तो ऐसे निकल के आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर नहीं होती है। देखिए न्यूटन पर मीटर जो हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर तो नहीं होगी। देखिए इसका मतलब डी को नीचे जाना चाहिए, नीचे डी नीचे जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या पूछा है, ये एक्सपेंशन कॉफिशिएंट से पूछा है। देखिए क्या पूछ रहा है, ए कॉपर रॉड ऑफ द लेंथ L। एक कॉपर की रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है।
ये क्या कह रहा है कि इनिशियली रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। तो रॉड की लेंथ में क्या चेंज आएगा, मतलब हमें डेल्टा एल का मान निकालना है। यहाँ पे गिवन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट कॉपर के लिए जो दिया है वो 17 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। देखिए एल की वैल्यू दी है 1 मीटर, मतलब रॉड जो है पहले 1 मीटर लेंथ का था, ठीक है, 1 मीटर लेंथ का है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो T1 मान लेते हैं कि जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या कह रहा है, उसका टेम्परेचर फाइनल T2 कितना कर दिया जाता है, उसमें 100 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी निकाल लेते हैं, कितना आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब क्या, हमें चेंज इन डेल्टा टी निकालना, डेल्टा एल निकालना, मीन्स चेंज इन रॉड में, रॉड की लेंथ में कितना चेंजेस हुआ वो निकालना। हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, गर्मियों में जैसे नहीं देखते हैं कि ट्रेन की पटरीज जो होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, कोई भी चीज़ छोड़ा एक्सपेंड करता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसमें एक्सपेंशन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो यहाँ से हम लोगों को बस एक फार्मूला याद रखना, अल्फा इक्वल टू होता है 1/L dL/dt। इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर के साथ किस तरीके से लेंथ वेरी करेगी, हम लोग उसी को बोलते हैं क्या, थर्मल हीट एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोगों को सारे मान पता है, बस डी एल निकालना है। डी एल इक्वल टू क्या रखा है, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डी टी। बस सारे मान रख दो यहाँ पे। अल्फ़ा का मान कितना दिया वो दे रखा है, ठीक है, तो वो अल्फ़ा का मान रख दो, एल का मान रख दो। एल का मान 1 मीटर दिया है, डेल्टा टी का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो यहाँ पर रख दो। जो डेल्टा एल आ जाएगा वो हमारा 1.7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए हैं, देखिए 1.7 mm दिया है, ठीक है, तो 1.7 mm हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट वाला बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स रेज। तो एक्स रेज जो होती है उनकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो हमें स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि एक्स रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय एन मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड ऑप्शन दिया है। थर्ड क्या दिया है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोर्थ क्या दे रहा है, एक्स रेज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो सबसे हम पहले हमें जान लेना चाहिए कि एक्स रेज जो होती है वो न्यूट्रल रेज होती हैं। अगर जो न्यूट्रल रेज होंगी, देखिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कौन होते हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए या तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका मतलब क्या होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। जब डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट करेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कब करेगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, जब प्लस से माइनस के बीच में क्या होता है, डेविएशन आता है, मतलब इसी की वजह से करंट फ्लो करना शुरू होती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे अब इसका मतलब क्या होगा, प्लस या माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें जान लेना चाहिए कि एक्स क्या होता है, वो न्यूट्रल एक्स रेज होती हैं। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेंगे, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेंगे। अब हमें पता है कि जो, अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनका स्पेक्ट्रम में हमें पता है एक्स रेज आती हैं। तो क्या होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबकी सब ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। कॉस्मिक वेव से लेकर हमारी गामा रेज तक जितनी भी होती, कॉस्मिक रेज हो चाहे गामा हो चाहे रेडियो वेव हो चाहे यूवी विजिबल हो इंफ्रारेड हो, ठीक है, जितनी भी होती हैं सबके सब हमें पता है क्या ये होती हैं जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें यहीं से ऑप्शन मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जो केवल केवल क्या करती है, तो कंप्रेशन कर सकती हैं तो एलोंगेशन कर सकती हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो क्या करती है, परपेंडिकुलर मोशन करती हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स का मोशन जो होता है परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है जितनी भी रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो क्या करती है, परपेंडिकुलर मोशन करती हैं। इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो डी वाला ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स रेज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओह, इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था ना, तो ये 4 नहीं होगा, ये सी वाला हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं हैं, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा था, ठीक है। अब देखिए 64 में आ जाते हैं। अ रेज ऑफ द लाइट स्ट्राइक ए ग्लास स्लैब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 64 में देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए हमें क्या कह रहा है, 64 क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट यहाँ पे पूछना चाह रहा है। देखिए 64 क्या है क्वेश्चन, अ रे ऑफ द लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है, फ्रॉम एयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें पता है कि जैसे ही लाइट क्या करती है, किसी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, क्या होती है, नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसे नापते हैं, मेजर जो इसमें करते हैं वो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब वापस जो डेंसर मीडियम से जो हमारा, ठीक है, लाइटर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीड
थी जो लाइट की वो वेरी कर रही है। इसका मतलब जो स्पीड लाइट की वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या हो, उसकी वेवलेंथ भी वेरी करेगी। लेकिन हमें पता है कि एक फार्मूला क्या होता है हमारा, v इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है, v इक्वल टू एन लेमडा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड ले रहे हैं तो c इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं तो c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। और उल्टा देखें अगर, तो हमें पता है कि उल्टा देखने पे अगर हम जानते हैं c इक्वल टू एन लेमडा है तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा c बाय लेमडा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, या तो हम लोग दूसरे टर्म में देख सकते हैं c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देखिए अब यहाँ से हमें समझना क्या है इतना, इसका मतलब अगर लाइट ऑफ स्पीड वेरी की तो वेवलेंथ भी वेरी करेगी, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए यही यहाँ पे पूछना चाह रहा था। तो क्या हो रहा है देखिए, बस इनको करेक्ट ऑप्शन इनके बताना था। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहला पूछ रहा है रे ऑफ द लाइट, तो सबसे पहला पूछ रहा है स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इज लेस। तो हमें पता है जैसे, क्योंकि ग्लास क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो मीडियम अगर डेंसर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास पास हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड लाइट की डिक्रीज कर जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन तो सही था। दूसरा क्या करा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन ग्लास इज सेम एज दैट ऑफ द एयर। हाँ बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर इनका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगला क्या पूछ रहा था, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ द एयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज कर गई है ग्लास में, स्पीड डिक्रीज की, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो मतलब दोनों ही डिक्रीज कर जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन ग्लास इज लेस देन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब वेरी नहीं करेगी तो बदलेगी कहाँ से, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी कमेंट्स को ज़रूर दें आप लोगों को किस टाइप के कहाँ से क्वेश्चन और भी चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।